जब आप अपना मकान किसी को किराए पे देते हैं और किराएदार अगर आपको ये बोले कि सर मैं 12 साल से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी पे काबिज़ हूँ, तो अब तो मैं आपको प्रॉपर्टी खाली करके नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पे एडवर्स पोजीशन का कानून लागू होता है। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन का कानून ये कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज़्यादा कब्जे में रह गए और किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो आप उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट लैंडलॉर्ड टेनेंसी के कॉन्सेप्ट में अप्लाई होता है या नहीं होता है। यानी जब मकान मालिक और किराएदार की बात आए तो क्या किराएदार एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकता है या नहीं। इस इशू को हाल ही में डिस्कस किया है 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। डिटेल जजमेंट देते हुए बताया है कि किस कंडीशन में क्या पॉसिबल है। उस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में हम आपको पूरा डिटेल कानून बताएंगे एडवर्स पोजीशन का और ये बताएंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंचकर घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एडवर्स पोजीशन के कॉन्सेप्ट की कि इसका क्या लैंडलॉर्ड टेनेंसी पे इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम इस केस का नाम जान लेते हैं। ब्रिज नारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार 2024 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक दे रहा हूं, आप चाहें तो पूरा घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके फैक्ट्स में ये होता है कि ब्रिज नारायण जी 1966 में एक प्रॉपर्टी सेल डीड से एक जमींदार से खरीदते हैं। जब वो सेल डीड से ज़मींदार से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जब उसके टाइटल चेक करते हैं तो ज़मींदार को भी ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड से उस पुराने सेलर से मिली होती है। यानी वो रजिस्टर्ड सेल डीड के चैनल के थ्रू प्रॉपर्टी 1966 में खरीद लेते हैं। वो कुछ टाइम तक उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन 1975 पे वही ब्रिज नारायण जी उस प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जाते हैं तो जो डिफेंडेंट होते हैं यानी सुदेश कुमार जी, वो वहाँ पर उनको रोकते हैं। सुदेश कुमार जी ब्रिज नारायण जी को कहते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं ही इस पोजीशन में हूँ 1944 से और आप तो 66 में आपने खरीदी है, लेकिन हमारा लैंडलॉर्ड टेनेंसी का इशू 1944 से चल रहा है, वो भी आपके ओरिजिनल सेलर यानी राय बहादुर से, तो आपका तो कोई हक बनता ही नहीं, मेरी ही प्रॉपर्टी है। इस बात से परेशान होकर अल्टीमेटली जो प्लेंटिफ होते हैं यानी ब्रिज नारायण जी, वो पहुंचते हैं शहर के सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में वो दावा डालते हैं इंजंक्शन का कि जो डिफेंडेंट है उसको रोका जाए क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड सेल डीड से प्रॉपर्टी खरीदी है। ट्रायल कोर्ट उनकी बात को मानती है और ट्रायल कोर्ट उनके सूट पे डिक्री कर देती है और बोलती है कि यस, वहीं पे आपका ही प्रॉपर्टी रहेगी और कोई भी पर्सन उसमें दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर डिफेंडेंट पहुँचते हैं फर्स्ट अपीलाट कोर्ट में। जब फर्स्ट अपीलाट कोर्ट में जाते हैं तो अभी उनकी कोई बात को नहीं मानता, वहाँ डिसमिस हो जाती है। पर वो सेकंड अपील करते हैं हाई कोर्ट में। डिफेंडेंट सेकंड अपील जब हाई कोर्ट में करते हैं तब वो ये कहते हैं कि 1944 से इसमें प्रॉपर्टी पे था तो एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। भले ही लैंडलॉर्ड टेनेंसी है, भले ही मैं किराएदार था, किराएदारी का डिस्प्यूट था, पर मैं 44 से पोजीशन में था, ये बात क्लियर है। तो कोई पर्सन जो 1966 में प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो कैसे इस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकता है जबकि मैं 1944 से पोजीशन में हूँ। दूसरा, उन्होंने ये भी ग्राउंड दिया कि जो आपने सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने यानी ब्रिज नारायण जी ने जो सूट फाइल किया वो टाइम बार्ड था क्योंकि 1944 से मैं रह रहा हूँ, अब आप 1975 के अंदर सूट फाइल कर रहे हैं तो ये तो टाइम बार्ड हो गया। तो इसलिए मेरे इस पोजीशन के दावे को जो अगले पर्सन ने डाला है उसको खारिज कर दिया जाए और ये पोजीशन मुझे दिलाया जाए। हाईकोर्ट उनकी बात को मान लेती है और हाईकोर्ट कहती है क्योंकि ये सूट टाइम बार्ड था इसलिए हम प्लेंटिफ ब्रिज नारायण जी को कहते हैं कि आपका कोई भी पोजीशन इसमें नहीं माना जाएगा और आपका इंजंक्शन का दावा जो है हम खारिज करते हैं। इस बात से एग्रीव्ड होकर प्लेंटिफ यानी ब्रिज नारायण जी पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। दोनों पक्षों के अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी इसमें 3 फाइंडिंग्स देती है। यहीं से इस पूरे कानून का बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो कोर्ट फाइंडिंग देती है वो कहती है कि एक तरफ ब्रिज नारायण जी है जिन्होंने 1966 में प्रॉपर्टी खरीदी है और दूसरी तरफ सुदेश कुमार जी है जो एक लैंडलॉर्ड टेनेंसी के डिस्प्यूट्स को लेकर आया है, वो टेनेंट है। तो पहली बात तो जो डिफेंडेंट है यानी सुदेश कुमार है वो ऑनर नहीं है। दूसरी फाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट ने हाई कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट किया कि हम 1944 से एज ए टेनेंट रह रहे हैं और हाई कोर्ट ने भी उनकी इस बात को मानकर एडवर्स पोजीशन की फाइंडिंग दे दी और कहा कि यस, एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट आप पे लागू होता है और आप ही इसके मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट की ये जो फाइंडिंग है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा कोई कानून नहीं है। एडवर्स पोजीशन का कानून लैंडलॉर्ड टेनेंसी में अप्लाई नहीं होता है।
इनफैक्ट जब लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को रहने देता है तो वह एक तरह से परमिसिव होता है, ना कि एडवर्सिव। तो कोर्ट ने बोला कि एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग सकता, वो सिर्फ एक परमिसिव पोजीशन था, ना कि एडवर्स पोजीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी में कोई टेनेंट रहता है तो वो कितने ही साल रह जाए, वो एडवर्स पोजीशन का यानी जो 12 साल का कॉन्सेप्ट है वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेल डीड से खरीदी गई प्रॉपर्टी है वही इसका ऑनर रहेगा, उसी की प्रॉपर्टी रहेगी। अब जो पर्सन 1944 से भले ही पोजीशन में हो लेकिन वो टेनेंट है, वो ऑनर नहीं है, और सिंस वो टेनेंट है एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट भी लागू नहीं हो सकता, इसलिए हम उसकी बात को नहीं मानेंगे और हम ये मानेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे कब्जा और जो पोजीशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उन्हीं का रहेगा। तीसरी फाइंडिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दी लिमिटेशन को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो हाई कोर्ट ने गलत बोला कि एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट लैंड और टेनेंट पे लगता है, जो गलत है, हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा, हाई कोर्ट ने कहा कि सूट टाइम बार्ड है, क्योंकि वो 1944 से रह रहे हैं और आप 1975 पर सूट फाइल कर रहे हो तो कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1944 से आपको लिमिटेशन काउंट नहीं करनी है, आपको लिमिटेशन काउंट करनी है 1966 से, क्योंकि उस दिन से प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो जब अगर मैं प्रॉपर्टी 1966 में खरीद रहा हूँ सेल डीड से, तो मेरे पास 12 साल का समय होता है सूट फॉर इंजंक्शन और पोजीशन का डालने का। तो 12 साल के अंदर मैंने 1975 में डाल दिया। अब अगर कोई ये कहे कि लिमिटेशन से टाइम बार्ड है तो वो वैलिड नहीं है, आप उसको 1944 से काउंट नहीं कर सकते, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 1966। तो इस 3 फाइंडिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज किशोर जी की जो प्लेंटिफ थे, जो ओरिजिनल मालिक थे जिसने सेल डीड से खरीदी थी, उनके अपील को अलाउ करा और नीचे के ऑर्डर को अपास्त किया यानी सेट असाइड किया और प्रॉपर्टी उनके हवाले कर दी। इस जजमेंट से बात क्लियर है कि एक तो लिमिटेशन स्टार्ट होती है जिस दिन आप सेल डीड से प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस दिन से, और सबसे बड़ी बात इस जजमेंट से क्लियर होती है कि अगर आप लैंडलॉर्ड टेनेंसी के रिलेशनशिप में हैं, यानी अगर आपकी ज़मीन पर कोई किराएदार रहता है, वो कितने ही साल रह जाए, वो 10 साल रहे, 20 साल रहे, 30 साल रहे, वो एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकता। अगर वो लाता है तो उसको जजमेंट की कॉपी दिखा देना, कोर्ट में पेश कर देना। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस जजमेंट के बाद वो अपना आर्ग्यूमेंट कभी ये नहीं ले पाएगा। आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। अगली बार मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।